तो राधे राधे साथियों, और ये हमारे वीकली करंट अफेयर्स की क्लास है। इसमें हम जो जनवरी मंथ है उसका लास्ट वाला वीक कवर कर रहे हैं। जो महीने का जो लास्ट वीक होता है ना, वो लंबा होता है, क्योंकि तीसरा वीक हमने 21 जनवरी को समाप्त कर दिया था। अब बाकी के जो बचे हुए दिन है, तो इसमें 10 दिन बचे हुए हैं, तो वो 10 दिन हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। ये जो पहला वाला पार्ट है इसमें 5 दिन कवर करेंगे, 22 से लेके 26 जनवरी तक, और उसके बाद जो दूसरा पार्ट आएगा बचे हुए 5 दिन हम कवर करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट करे। अब देखो इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं कि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव अभी किसे बनाया गया। इंग्लिश में बोलोगे इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल अभी कौन बन गए हैं, याद रखेंगे संजीव रंजन बन गए हैं। तो बस इनका नाम आपको याद रखना है, और ये अपॉइंटमेंट वाला प्रश्न था। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के नए सेक्रेटरी जनरल बन गए संजीव रंजन। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी भारत के किस धरोहर स्थल को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच सूची 2025 में शामिल किया गया है। तो मूसी नदी के जो ऐतिहासिक भवन है उनको शामिल किया गया है। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है, आप कहोगे मूसी नदी के किनारे। तो मूसी नदी के किनारे जो ऐतिहासिक भवन है उनको 2025 की वर्ल्ड स्मारक वॉच लिस्ट में शामिल किया गया है। और इसी के साथ साथ गुजरात के भुज हिस्टोरिकल वाटर सिस्टम को भी इसमें शामिल किया गया है। ये लिस्ट जारी कौन करता है, वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड इसको जारी करता है। हर 2 साल में ये लिस्ट जारी होती है। अब क्या है ये वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट 2025। तो वर्ल्ड मॉन्यूमेंट मतलब स्मारक, तो वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड का ये एक प्रमुख कार्यक्रम है जो विश्व भर के कल्चरल और हेरिटेज पर ध्यान आकर्षित करता है, पर्यटन को बढ़ावा देता है। जिसकी स्थापना हुई थी 1996 में, मुख्यालय आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में। तो भारत के ये 2 चीजें हैं, इनको ध्यान में रखना, जिसको इसमें शामिल किया गया। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी चर्चा में रही थी ट्रोजन गन, इसको भारत ने किस देश के साथ मिलकर के तैयार किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस के साथ मिलकर के। फ्रांस और भारत ने मिलकर के इसको बनाया। चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी हमसे ये कोई खरीद रहा है। अब ये भी प्रश्न बन सकता है कौन खरीद रहा है। तो अर्मेनिया जो देश है वो हमसे ये खरीद रहा है, इसलिए हमने इस पर चर्चा की कि भैया इसको बनाया किसने था, या हमने किसके साथ मिलकर के इसको तैयार किया। तो फ्रांस के साथ मिलकर के, ठीक है। तो 155 mm टोव्ड आर्टिलरी गन सिस्टम है ये, इसको फ्रांस और भारत ने मिलकर के तैयार किया है। थोड़ा और डीप में जाओगे कि भारत की कौन सी कंपनी, तो लार्सन एंड टुब्रो है, और फ्रांस की कौन सी कंपनी, KNDS कंपनी ने मिलकर तैयार किया। रेंज इसकी 40+ किलोमीटर होती है। तो ये ट्रोजन गन ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कोकबोरोक भाषा दिवस ये किस राज्य में मनाया जाता है। कोकबोरोक दिवस, तो त्रिपुरा, क्योंकि त्रिपुरा की ऑफिशियल लैंग्वेज है कोकबोरोक। और कब मनाया जाता है, 19 जनवरी। क्यों मनाया जाता है 19 जनवरी को ही, क्योंकि 19 जनवरी 1979 को कोकबोरोक को राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मान्यता दी गई थी, ठीक है। तो त्रिपुरा इसका आंसर हो जाएगा। कोकबोरोक भाषा दिवस मनाया जाता है त्रिपुरा में। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी खान मंत्रालय ने कहां पर तीसरे राष्ट्रीय खनन मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किया। तो कहां पे किया, उड़ीसा में किया था। उड़ीसा में पूछे कहां पे, तो उड़ीसा के कोणार्क में किया था तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन। और हमारे खान मंत्री कौन है, तो जी किशन रेड्डी है। और इस सम्मेलन की थीम भी है, क्या है, विकासशील भारत @2047, ठीक है। इस बार ये इसका तीसरा संस्करण है। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में किसे शामिल किया गया। तो सही उत्तर हो जाएगा सीएट, जो कि भारत की एक टायर कंपनी है, और हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये दोनों भारतीय कंपनियां हैं। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक्चुअली में अभी इसकी जो 55वीं वार्षिक बैठक हुई थी, जो इसकी हर साल बैठक होती है, इस बार 55वें नंबर की हुई। कहां पे हुई, दावोस स्विट्जरलैंड में ये बैठक हुई। और वहीं पे ये ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क जो सूची है इसको जारी किया गया, उसमें 2 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है। और इन्हीं 2 कंपनियों को, मतलब भारत से इन दोनों कंपनियों को क्यों शामिल किया गया, क्या कारण है। तो प्रोडक्शन में नवीनतम तकनीक का जो इस्तेमाल करते हैं उन कंपनियों को ये शामिल करते हैं, तो यही इसके पीछे का कारण है। तो 2 कंपनियों के नाम याद रखना, कौन सी लिस्ट में शामिल किया गया, वो लिस्ट कौन जारी करता है वो मैंने आपको बता दिया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्टैटिक और देख लेते हैं। इसकी स्थापना होती है 1971 में, किसने की थी, क्लॉस श्वेब ने। हेडक्वार्टर कोलोनी स्विट्जरलैंड में मिल जाएगा। प्रेसिडेंट वर्तमान में बॉर्जे ब्रेंडे। ध्यान रखना, ये कुछ इंडेक्सेस रिपोर्ट्स भी ये जारी करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हम बात कर रहे हैं। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत सरकार ये फिलीपींस के बाद किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात करेगी। हमसे कौन ब्रह्मोस खरीद रहा है। सबसे पहले तो फिलीपींस ने खरीदा, फिलीपींस के बाद खरीद रहा है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के आप जानते हो अभी प्रेसिडेंट कौन, प्रबोवो सुबियांतो। अभी रिपब्लिक डे पर हमारे चीफ गेस्ट भी थे।
इंडोनेशिया एक और कारण से न्यूज में था, अभी ये ब्रिक्स का कौन से नंबर का 10वां नंबर का सदस्य देश बन गया है इसी साल 2025 में, तो ये भी याद रखना। ब्रह्मोस क्या है? एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अच्छा पूछ ले ब्रह्मोस को किस किसने तैयार किया या भारत ने किसके साथ मिलकर तैयार किया, तो भारत और रशिया ने इसको मिलकर के तैयार किया है। वहां की मॉस्कोवो नदी है और यहाँ की ब्रह्मपुत्र नदी है, उन दोनों को मिलाकर के इसका नाम बना ब्रह्मोस। और ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, तो सुपरसोनिक है तो मतलब इसकी स्पीड कितनी होगी, 1 और 5 मैक के बीच में होगी। एक्चुअल स्पीड में आपको बताऊं तो 2.8 मैक होती है। मैक मतलब स्पीड ऑफ साउंड, और 5 से ज्यादा होती है तो उसे हम हाइपरसोनिक कहते हैं। तो ये ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। अब ये भी अच्छा प्रश्न है कि अभी भारत सरकार ने व्यावसायिक दस्तावेज प्रबंधन के लिए भी किस नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एंटिटी लॉकर। तो एक तो आपको याद होगा कि डिजी लॉकर आया था, डिजी लॉकर आपको याद है, तो अगर आपको वो याद है तो ये समझ में आ जाएगा, वो इंडिविजुअल लोगों के लिए एक था, मेरे जैसे आप जैसे लोगों के लिए। आप अपने डॉक्यूमेंट्स डिजिटल फॉर्मेट में यहाँ पे सेव कर सकते हैं, ताकि आपको वो हार्ड कॉपी के फॉर्म में इधर उधर ले जाना ना पड़े। इसको आप यहाँ पे ई फॉर्मेट में, डिजिटल फॉर्मेट में आप जमा कर दोगे, सेव कर दोगे, तो कहीं पर भी उसे एक्सेस कर पाओगे, किसी को भी भेज पाओगे। वो व्यक्तियों के लिए था। उसी तरह से अब सरकार ने कंपनियों के लिए भी ये तैयार कर दिया। कंपनियां भी अपने डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्मेट में सेव कर सकेगी, ई फॉर्मेट में रख सकेगी। तो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का इन्होंने क्या नाम रखा जो कंपनियों के लिए है, वो एंटिटी लॉकर है। व्यक्तियों के लिए डिजिटल डिजी लॉकर और कंपनियों के लिए एंटिटी लॉकर। बस इतना सा नाम आप ध्यान में रखना। फिर अगले में एक अपॉइंटमेंट है कि वर्ष 2025 के लिए अभी भारतीय कंपनी सचिव संस्थान, अंग्रेजी में बोलोगे तो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का नया प्रेसिडेंट अभी किसे चुना गया 2025 के लिए पूछ रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा धनंजय शुक्ला को, जो कि 2024 में इसके वाइस प्रेसिडेंट थे और अब 2025 में ये प्रेसिडेंट बन गए हैं। ठीक है, इतना सा ध्यान रखो आप। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी जनवरी में ही पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन ये कहां पर किया जाएगा, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा गुजरात में। और ये याद रखना, हमारा पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन है, गुजरात में इसका आयोजन होगा। गुजरात में भी कहा, गांधीनगर में। कब? 27 से लेके 30 जनवरी 2025 तक। और गुजरात में जो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय परिसर है वहां पे। और उद्देश्य क्या है मोटा मोटा मैं आपको बताऊं तो आप जानते हो भारत जो है ये 2036 में ओलंपिक गेम्स को होस्ट करना चाहता है, तो उसी के लिए यहाँ पर चर्चा की जाएगी। क्योंकि ऐसा अतीत में देखा गया है कि जो ओलंपिक की मेजबानी करने वाले कुछ देश हैं, उन शहरों पर, उन देशों पर भारी कर्जा हो गया है। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि खेलों से सरकारी खजाने पर बोझ पड़ता है, बहुत सारा अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो इसी बारे में यहाँ पर चर्चा होगी कि ओलंपिक जैसे बड़े आयोजनों को हम कैसे टिकाऊ खेल बुनियादी ढांचे का निर्माण कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे, तो वही चर्चाएं यहां पर होंगी। ये हमारा पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन है। तो अच्छा प्रश्न है, याद रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं कि पराक्रम दिवस ये कब मनाया गया, या ये भी पूछ सकते थे किसकी जयंती को मनाया जाता है, तो दोनों देख लो। 23 जनवरी को तो मनाया जाता है, और किनकी जयंती को मनाया जाता है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को मनाया जाता है। इस बार उनकी 128वीं जयंती मनाई हमने। पराक्रम दिवस बोल दो या वीरता का दिवस बोल दो। और इस अवसर पर 2 तरह के पुरस्कार भी दिए जाते हैं, मतलब 2 नहीं, एक्चुअली में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिए जाते हैं, जो कि 2 कैटेगरी में दिए जाते हैं, संस्थागत इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में और इंडिविजुअल व्यक्तिगत कैटेगरी में। तो इस बार व्यक्तिगत वाले तो नहीं दिए गए, इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में दिए गए। मैं आपको आगे बताऊंगा वो प्रश्न, लेकिन अभी आपको पता है तो उत्तर दीजिए किसे मिला वो। वैसे व्यक्तिगत में 5 लाख रुपए मिलते हैं और संस्थागत में 51 लाख रुपए मिलते हैं। और इनका एक फेमस नारा आपको याद ही होगा, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर देखो अगले प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, अभी कौन सा देश ब्रिक्स ग्रुप का नवा पार्टनर स्टेट बन गया है। पार्टनर स्टेट पूछ रहे हैं, यहाँ पे भागीदार देश पूछ रहे हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा नाइजीरिया। और कौन से नंबर का है वही मैंने आपको बता दिया, 90 नंबर का बन गया है। तो बाकी के जो 8 देश है उनकी लिस्ट में मैंने यहाँ पे नाम लिख दिए हैं, वैसे वो आपसे पूछेगा नहीं। नवा पूछ सकता है, नवा भागीदार देश, तो नाइजीरिया आप आंसर कर देना। और अभी आपको पता होगा इसका जो 10वां मेंबर कंट्री बना था वो कौन सा बना था, अभी हमने देखा इंडोनेशिया बना था। ये 2025 में बना। उससे पहले 2024 में भी आपने देखे होंगे 4 देश इसके नए मेंबर बने थे, वो भी मैं आपको बता दूं एक बार। 4 मेंबर कौन कौन से बने थे, 5 लिख रहा है, 5 नहीं 4। 5 को लिख रहा है, वो कंफ्यूजन होगा किसी नए स्टूडेंट को, तो मैं बता दूं जो डेली हमारे करंट अफेयर्स की क्लास लेते हैं उनको कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो शुरुआत में एक्चुअली में 6 मेंबर, 2024 की बात कर रहा हूं, 1 जनवरी 2024 को
6 मेंबर शामिल होने थे, यूएई, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया और एक सऊदी अरब और एक अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में लास्ट टाइम पे सरकार चेंज हो गई तो इन्होंने आने से मना कर दिया। फिर बचे 5 में भी जो सऊदी अरब है वो कंफ्यूजन में था कि शामिल हुए न हुए। लास्ट आते आते इन्होंने ही मना कर दिया हम तो नहीं होंगे शामिल। तो फाइनली हमने क्या कहा, इसमें 4 ही देश शामिल हुए थे। अब 2025 में ये 10वां मेंबर बना है। बहुत सी जगह आपको 11वां मेंबर बता रहे होंगे तो वो 11वां गलत है, 11वां नहीं है। ये बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझसे पूछा, मैंने यही जवाब दिया, 11वां नहीं है। फिर से बोल रहा हूं, 11वां वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो सऊदी अरब को कंसिडर कर रहे हैं। तो सऊदी अरब तो बाहर निकल गया तो उसे कंसिडर नहीं करेंगे, तो ये 10वां मेंबर होगा इंडोनेशिया। 2025 में इसको कौन होस्ट कर रहा है ये भी याद रखना, ब्राजील होस्ट कर रहा है। 2024 में तो रशिया ने होस्ट किया था। इसकी पहली समिट 2009 में येतेनबर्ग रशिया में हुई थी। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देख लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, नाइजीरिया शामिल हुआ ना। एक बार नाइजीरिया के स्टैटिक में आपको बता दूं, ये अफ्रीकी देश है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री है यहाँ पे ये नाइजीरिया। कैपिटल अबूजा होती है, करेंसी है नाइजीरिया। नाइजीरियन नायरा और बोला तिनबू यहाँ के प्रेसिडेंट है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो पहली महिला डायरेक्टर जनरल है ना, नागुजी ओंकाजा इवेला, वो भी इसी देश से आती है। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी चर्चा में रहिए भैया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इस तरह की जो योजनाएं होती है केंद्र सरकार की वो इंपॉर्टेंट होती है। जब भी वो चर्चा में रहे किसी भी कारण से पढ़ लिया करो। पूछ रहे हैं कब शुरू होती है, इसी तरह का प्रश्न बन जाएगा एग्जाम में। तो इसका तो उत्तर हो जाएगा 2015 में। एक बार देख लो चर्चा में क्यों रही, क्योंकि अभी इसको लॉन्च हुए पूरे 10 साल हो चुके हैं। क्योंकि ये 22 जनवरी 2015 को लॉन्च हुई थी और अभी 22 जनवरी 2025 को इसको पूरे 10 साल हो गए, इसलिए चर्चा में रही। कहां से लॉन्च हुई थी ये भी याद रखना है, हरियाणा के पानीपत से, जिसका उद्देश्य था लिंग भेद को समाप्त करना। ठीक है, ये 2-3 बातें याद रखो, कब लॉन्च हुई थी, क्या उद्देश्य है, कहां से लॉन्च हुई थी। अगला देखते हैं। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं, जल जीवन मिशन में सौर ऊर्जा के इनोवेटिव यूज के लिए किस राज्य को प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ऐसे ही याद रखना है, उत्तर प्रदेश सरकार को अभी जल जीवन मिशन में सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी का उन्होंने इनोवेटिव तरह से इस्तेमाल किया और उसी कारण से इनको प्रधानमंत्री पुरस्कार मिल रहा है। अब यहाँ पे एक मिशन, एक योजना आपके सामने आ जाती है, जल जीवन मिशन। अब जल जीवन मिशन के बारे में 2-3 बातें याद रखो, कब लॉन्च हुई थी, तो 2019 में। क्या उद्देश्य था, 2024 तक हर घर नल कनेक्शन करना, उस नल में से पानी भी आना चाहिए। लेकिन इनका टारगेट पूरा नहीं हुआ, हमेशा नहीं होता, तो क्या कर देते हैं, टारगेट को आगे बढ़ा देते हैं, फिर बढ़ा देंगे। देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा है, तो आंसर होगा गोवा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखो ये इनका टारगेट पूरा नहीं हुआ क्योंकि मैं भी विलेज एरिया में रहता हूं और मेरे घर पे कोई नल कनेक्शन नहीं है। हमें बाहर से कहीं और से बहुत दिक्कत आती है अरेंजमेंट करने में। यहाँ के पार्षद वगैरह ही चोर है, सभी चोर होते हैं, क्या करें, इसको बोले। अगला देखो, देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला, ये मध्य प्रदेश का बुरहानपुर हो गया। देश का पहला हर घर जल प्रमाणित यूनियन टेरिटरी पूछेंगे तो दादर व नागर हवेली, दमन व दीव हो गया। ठीक है, तो जिला मैंने आपको बता दिया, कहाँ गया देश का पहला हर घर, राज्य मैंने बता दिया, जिला बता दिया, केंद्र शासित प्रदेश बता दिया, तीनों आप ध्यान में रखना। और अभी करंट अफेयर्स वाला पॉइंट भी देख लो, 100% नल के पानी के कनेक्शन के साथ भारत का 5वां हर घर जल राज्य कौन सा बना, तो पंजाब आंसर कर देना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग ये किस देश ने बनाई है। एक्सप्रेसवे सुरंग की बात कर रहे हैं तो आंसर हो जाएगा चाइना ने बनाई है और इसकी लंबाई है 22.13 किलोमीटर। ये चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसी का हिस्सा है और इसका नाम इन्होंने रखा तियानशान शेंगली सुरंग। इतना सा आपको याद रखना है, दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे टनल बनाई है चाइना ने। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं, अभी किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है, तो आंसर आप कर दोगे क्या, छत्तीसगढ़ ने शुरू की है। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा कि भैया जिन किसानों के पास खुद की जमीन नहीं है, ऐसे भूमिहीन कृषि मजदूरों को हम इस योजना के अंतर्गत सालाना 10,000 रुपए की वित्तीय, कौन सी योजना है, योजना जरा याद रखना, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। अच्छा, ये दीनदयाल उपाध्याय जी से 2 प्रश्न मैंने लिखे हैं, ये प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे। पंडित दीनदयाल जी की जयंती को हम अंत्योदय दिवस के रूप में मनाते हैं 25 सितंबर। और एक दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना किसके कौशल विकास से संबंधित है, तो ग्रामीण जो युवा है उनके कौशल बढ़ाया जाता है, इसमें स्किल उनका डेवलपमेंट किया जाता है, तो उनसे संबंधित है। अब आप मुझे बता दो ये योजना शुरू कब हुई थी, ये आप मुझे बता दो। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट पहली बार हमसे पढ़ रहे हैं, पहली बार करे के एग्जाम पे
आ रहे हैं तो आपको बता दूं, इसी तरह की PYQ सीरीज में लेकर के आता हूं, जहां पे जो करंट अफेयर्स के कोई भी टॉपिक चल रहा है और इससे संबंधित कोई भी स्टैटिक प्रश्न बन रहा है, वो आपका किसी न किसी अगर एग्जाम में पूछा गया है तो वो सारे प्रश्न मैं वहां पे करवाता हूं। जिस तरह से अभी ये योजना चली ना, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन, तो वहां से एक करंट का प्रश्न हो गया, तो उससे एक स्टैटिक प्रश्न मैंने निकाला। अब ये स्टैटिक ही कहा जाएगा, और वो स्टैटिक जो एग्जाम में पूछा गया, तो ये दोनों प्रश्न एग्जाम में पूछे गए तो मैंने वहां पे वो डाल दिए। तो इस तरह के प्रश्न अगर आप करना चाहते हैं, स्टैटिक इस तरह से तैयार करना चाहते हैं, तो वो क्लास आप हमारी अटेंड करें। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है और सब वीडियोस आपको अपने टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अभी। अब अगला प्रश्न देखो, अभी एक डेटा जारी किया गया, उसके अनुसार कॉफी उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, ये पूछ रहे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7वां स्थान है। अच्छा, डेटा किसने जारी किया, तो हमारे वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ने, जिसके मंत्री अगर पूछेंगे तो पीयूष गोयल जी है। इन्होंने बताया कि भारत ये वर्तमान में दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। और मेन पॉइंट में बता देता हूं, भारत में सबसे ज्यादा कॉफी कहां पे होती है, तो कर्नाटक में होती है, और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी आप जानते ही हो ब्राजील में होती है। ठीक है, ये 3 पॉइंट यहां से याद रख लेना। और भारत 7वें नंबर पे है कॉफी उत्पादन के मामले में। ये सारे मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे जुड़े हुए स्टैटिक मैंने लिख दिए हैं। कुछ प्रश्न इसमें एग्जाम में पूछे गए, तो इनको एक बार पढ़ सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे आपको करंट ही कराता हूँ। वीकली और मंथली वाली में मैं आपको केवल करंट कराता हूँ, कोई रिवीजन वगैरह कुछ नहीं कराता हूँ। करंट में पूरा पढ़ाऊंगा, उसमें कमी नहीं आएगी। ठीक है, अगला देखते हैं। पूरा पढ़ाऊंगा, इसीलिए तो वीकली वालों को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ताकि वीडियो भी एक बार में इतना लेंथी न बने और सारे क्वेश्चन भी मैं कवर कर पाऊं। चलो अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना कि 2025 में जो फिडे शतरंज विश्व कप है, उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो याद रखना भारत इसको होस्ट करेगा। 2025 में जो फिडे चेस वर्ल्ड कप है, कहां पे होंगे, भारत में होंगे। ये इस साल अक्टूबर नवंबर में होंगे। और मैं आपको ये एक और पॉइंट यहां पे ऐड कर लूं कि भारत ये दूसरी बार इसको होस्ट कर रहा है। ठीक है, हम ऑलरेडी एक बार पहले भी इसको होस्ट कर चुके हैं। अब आप पूछोगे पहले कब करा था हमने इसको होस्ट, तो सन 2002 में हमने इसको होस्ट किया था। कहां पे, तब हमने इसको हैदराबाद में होस्ट किया था। ठीक है, ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखो अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो कि अभी हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है। तो भारत पिछले साल भी चौथे स्थान पे था, इस बार भी चौथे स्थान पर है। अब पहले, दूसरे, तीसरे पे कौन है, पहले पे अमेरिका को रखा है, और दूसरे पे रशिया को रखा है, और तीसरे पे चीन को रखा है, फिर चौथे पे भारत को रखा है। किस मामले में, तो पहले तो याद रखना कौन सा इंडेक्स है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ये बताता है कि किस देश की जो सेना है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। उस मामले में हम चौथे स्थान पर है। दुनिया में चौथी सबसे शक्तिशाली है, पावरफुल है हमारी आर्मी। इस इंडेक्स से ये पता लगता है। ठीक है, ये इंडेक्स 2006 से जारी हो रहा है। अगला देखते हैं प्रश्न। अब देखो आप, ये तो आप बता ही दोगे, ऑपरेशन सर्द हवा ये कहां पर शुरू हुआ या किसने शुरू किया पूछ रहे हैं। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसको चलाता है, साल में 2 बार चलाता है एक्चुअली में, ये सर्दी में और गर्मी में। तो सर्दी वाले को तो बोलते हैं ऑपरेशन सर्द हुआ, जब गर्मी आ जाएगी, पीक की गर्मी आएगी, जबरदस्त गर्मी, तब हमारे सैनिक चलाएंगे गर्म हवा। सर्द हवा गर्म हवा मतलब क्या हो गया, पाकिस्तान और भारत की सीमा पर अभी सर्दी में क्या है, कोहरा आ जाता है। तो कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हो जाती है, तो दुष्ट जो लोग हैं वो इधर से इधर ना आ जाए, तो थोड़ी सिक्योरिटी टाइट करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया जाता है। उसी तरह से गर्मी का जब माहौल होता है, गर्मी होती है, उधर रेतीला है सब इलाका, तो कोई घुसपैठ ना आ जाए इधर से उधर ना, तो उस वक्त ऑपरेशन गर्म हवा चलाते हैं। कौन चलाता है, बीएसएफ। ये सिंपल सा याद रखना। बीएसएफ की स्टैटिक देख लो, स्थापना होती है 1 दिसंबर 1965 में, गृह मंत्रालय के अधीन आता है। कहां पे हमारी रक्षा करते हैं, ये पाकिस्तान और बॉर्डर सीमा पे, बांग्लादेश की बॉर्डर पे हमारी रक्षा करते हैं। मोटो होता है जीवन पर्यंत कर्तव्य, ड्यूटी अनटू डेथ। वर्तमान में डायरेक्टर जनरल दलजीत सिंह चौधरी हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर देखो अगला भी अच्छा है प्रश्न कि राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाते हैं। आप कहोगे 24 जनवरी को मनाते हैं, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आप ये भी याद रखना 24 जनवरी को एक और दिवस होता है जिसे आप कहते हो अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। तो ये दोनों दिवस 24 जनवरी को होते हैं। पहले इसकी थीम की बात कर ले। इसकी थीम क्या है, एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइट फ्यूचर, भविष्य के लिए लड़कियों का दृष्टिकोण। अब ये जैसे कि आपने देखा, ये तो हो गया राष्ट्रीय बालिका दिवस। अब आप कहोगे एक अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस भी होता है, तो ये रहा अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस जो 11 अक्टूबर को होता है। फिर हमने कहा 24 जनवरी को हम ये अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाते हैं, तो उसी के साथ एक राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी होता है, वो भी याद रखो 11 नवंबर को होता है। हमारे जो पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनकी जयंती को।
ठीक है, तो राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय दोनों साथ में याद रखा करो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं, अगले में पूछ रहे हैं अभी छठा अंतरराष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहां पे आयोजित किया गया, तो बेंगलुरु में इसका आयोजन हुआ, याद रखना, इतना सही याद रखना है इसमें। छठा इंटरनेशनल मिलेट्स फेस्टिवल का आयोजन हुआ अभी बेंगलुरु में। मिलेट्स यानी कि बाजरा। अच्छा, बाजरा उत्पादन में अगर मैं पूछूं कि कौन सा राज्य टॉप पर है, तो राजस्थान आंसर कर देना, दूसरे पे कर्नाटक है। और आप जानते ही हो 2023 को हमने अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया। वैसे बाजरा को श्री अन्न भी कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। अब अगला वो प्रश्न आ गया जो मैंने अभी आपसे पूछा था, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार ये किसने जीता है, तो संस्थागत श्रेणी में बात कर रहे हैं, मैंने आपको बताया व्यक्तिगत में नहीं दिया गया, तो इससे मिला है किसे, इंडियन नेशनल, यहाँ देख लो फुल फॉर्म, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन, हिंदी में बोलोगे भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, जो आपको मिलेगा हैदराबाद में, जिसकी स्थापना कब होती है, 1999 में स्थापना होती है। ये भी मैं आपको बता दूं, काम क्या करता है, समुद्र से संबंधित खतरों के लिए ये प्रारंभिक चेतावनी देने का काम करता है। और इस पुरस्कार के रूप में इसे कितने रुपए मिले, 51 लाख रुपए मिले हैं, तो ध्यान रखना ये। अगला देखते हैं प्रश्न। अब देखो अगला प्रश्न क्या है, अभी किस राज्य ने कवचम को लॉन्च किया, अगर ये फुल फॉर्म ना देकर के पूछें कवचम को किसने लॉन्च किया, तो कैसे समझ जाना, केरल इसका आंसर होगा। वैसे कैसे कर्नाटक भी होता है, तो इसीलिए तो ध्यान रखना पड़ेगा, ये केरल ने इसको लॉन्च किया। इसका फुल फॉर्म देखो, केरल वार्निंग क्राइसिस एंड हैजार्ड मैनेजमेंट सिस्टम, तो एक तरह से ये आप कहोगे केरल का ये एक डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसका नाम इन्होंने कवचम रखा है। किसने, आंसर हो जाएगा केरल ने। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न भी अच्छा है, नेम चेंज से, नाम बदलने से संबंधित प्रश्न है। अभी किस संस्थान का नाम बदलकर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर रख दिया गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का नाम बदलकर ये रख दिया गया है। क्यों किया गया ऐसा, तो एक्चुअली में एग्रीकल्चरल रिसर्च का दायरा बढ़ाया जा रहा है, जिसमें अब हल्दी, मिर्च, अरंडी यानी कि कैस्टर और अश्वगंधा जैसे कमर्शियल जो क्रॉप्स होती है उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। बाकी तंबाकू पर जो पहले से यहाँ पे अनुसंधान होता है, रिसर्च होती है, वो तो जारी ही रहेगा, तो इसीलिए इसका नाम बदला गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर, ये इसका अब नाम कर दिया गया, ये जरूर याद रखना। वैसे इसके बारे में आपको बता दूं कि जो इसकी स्थापना है वो होती है 1947 में। अच्छा, नाम बदला किसने है, तो नाम बदला है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने, जिसकी स्थापना होती है 16 जुलाई 1929 को। ठीक है, अगला देखते हैं। अब अगला प्रश्न भी अच्छा है, जैसे सारे अच्छे प्रश्न में लेकर के आता हूं, आपके वीकली और मंथली में सेलेक्टेड प्रश्न ही होते हैं सारे इंपॉर्टेंट, फिर भी मेरी आदत है बार बार बोलने की अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। तो क्या है अच्छा प्रश्न, भारत की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी का भी अनावरण किया गया है, तो नाम पूछ रहे हैं, नाम क्या है, तो नाम इसका है शून्य। अभी आपको याद होगा मोदी जी ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया था दिल्ली में, तो वहीं पे ये भारत की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी को लॉन्च किया गया, जिसका नाम शून्य है। और इसको तैयार किसने किया है, तो एक बंगलुरु का एक एरोस्पेस स्टार्टअप है जिसका नाम है सरला एविएशन, उसी ने इसको तैयार किया है। इसकी कुछ खासियत हम बात कर लें कि क्या क्या इसके खासियतें हैं या क्या क्या इसके फीचर्स हैं, तो इन्होंने कहा इसकी जो रेंज होगी वो 20 से लेके 30 किलोमीटर तक की होगी। इसकी जो कैपेसिटी होगी वो 680 किलोग्राम, मतलब इतना ये वजन उठा सकती है। एक बार में कितने पैसेंजर, 6 पैसेंजर इसमें बैठ सकते हैं। और जब चलेगी तो कितनी स्पीड हो सकती है, इसकी मैक्सिमम स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चल सकती है। ठीक है, ये फीचर्स भी याद रखना, नाम याद रखना, किसने तैयार किया वो याद रखना, है क्या ये याद रखना। अच्छा प्रश्न है, अगला देखते हैं। अगले में पूछ रहे हैं दूसरी बार अभी आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं, तो माइकल मार्टिन बन गए हैं आयरलैंड के प्रधानमंत्री। याद रखना, एक बार मैं आपको आयरलैंड दिखा दूं मैप में, यूरोपीय देश है, ये रहा आयरलैंड, कैपिटल इसकी डब्लिन होती है, करेंसी यूरो है। प्रेसिडेंट कौन है, माइकल डी हिगिंस है, और माइकल मार्टिन अब यहाँ के प्रधानमंत्री बन गए हैं, ये आप ध्यान रखना। अगला देखते हैं, तो अगले में क्या पूछ रहे हैं, अभी राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर्स डे ये कब मनाया जाता है, आप सभी जानते हो 25 जनवरी को मनाया जाता है। और 25 जनवरी को भी क्यों मनाते हैं, क्योंकि हमारा जो चुनाव आयोग है उसकी स्थापना होती है कब, 25 जनवरी 1950 को, इसीलिए 25 जनवरी को ये दिवस हम मनाते हैं। 2011 में हमने इसको मनाना शुरू किया था। थीम देख लो, इस बार 15वां संस्करण है। थीम क्या है, वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। ठीक है, तो ये 2-3 बातें याद रखना, कौन सा दिवस है, कब मनाते हैं और थीम क्या है।
बाकी 25 जनवरी को एक और दिवस मनाते हैं, नेशनल टूरिज्म डे, जबकि वर्ल्ड टूरिज्म डे ये 27 सितंबर को होता है। तो ये भी जरूर ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हमारे जो रक्षा मंत्री जी हैं राजनाथ सिंह, अभी उन्होंने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली यानी कि बैटलफील्ड सर्वेलांस सिस्टम को लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम याद रखेंगे, संजय उसका नाम है। ठीक है, तो कहां से इन्होंने? नई दिल्ली से अभी संजय नाम से युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली को लॉन्च किया है रक्षा मंत्री जी ने। संजय इसका नाम है। ये एक एडवांस ऑटोमेटेड सिस्टम है, मतलब स्वचालित प्रणाली है। तो जमीनी और हवाई युद्ध क्षेत्र सेंसरों से ये डेटा को कलेक्ट करेगा और उस डेटा की मदद से ये सामान्य निगरानी चित्र तैयार करेगा, जिससे युद्ध क्षेत्र की पारदर्शिता बढ़ेगी और भूमि सीमाओं की हम निगरानी बड़ी आसानी से कर पाएंगे। घुसपैठ का हमें पता लग जाएगा। नाम संजय, इतना सा ध्यान रखना आपको। अच्छा, तैयार किसने किया ये भी देख लेना। भारतीय सेना ने किसके साथ मिलकर के तैयार किया, इस तरह का प्रश्न बन जाता है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर के तैयार किया है। लागत आई है 2402 करोड़ रुपए। ठीक है, संजय याद रखना। अगला देखते हैं। अच्छा, अगला देखें उससे पहले एक और पॉइंट बताना चाहूंगा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूं। अभी कुछ समय पहले ही रक्षा मंत्री जी ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप को भी लॉन्च किया था। ठीक है, और रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष, ईयर ऑफ रिफॉर्म्स घोषित किया। ये भी याद रखो। अब देखते हैं अगला। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला बोई मेला ये कहां पर शुरू हुआ? तो आंसर हो जाएगा इसका कोलकाता में। और 48वां है ये अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला, नाम है इसका बोई मेला। और कहां पर? कोलकाता के साल्ट लेक सिटी में आयोजन किया राष्ट्रीय शिक्षा परिषद ने। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा इसमें थीम कंट्री कौन है? तो जर्मनी इसमें थीम कंट्री है। ठीक है, और पुस्तक मेले से, बुक फेयर से एक पॉइंट और बता दूं कि 2025 में जो मैड्रिड कैपिटल होती है स्पेन की, तो मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर जो होगा उसमें भारत थीम कंट्री होने वाला है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी अलग से याद रखना। अगला देखते हैं प्रश्न। फिर अगले में पूछ रहे हैं और इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ, ये वाला प्रश्न एग्जाम में जरूर आएगा, देखना किसी न किसी एग्जाम में डेफिनेटली आएगा, लिख लो अभी आप। प्रश्न क्या है कि यूनाइटेड नेशन ने अभी किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष, या आप इसे बोल दो इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर कंजर्वेशन, या ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय वर्ष अभी किस वर्ष को घोषित किया यूनाइटेड नेशन ने? तो आंसर सबका क्या हो जाएगा? 2025। सबका मतलब एक ही बात है, एक बार हिंदी में बोल दिया, एक बार इंग्लिश में बोल दिया। 2025 को हम ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मना रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा कि अब से ही 2025 से ही हर साल 21 मार्च को ग्लोबल ग्लेशियर डे के रूप में भी मनाया जाएगा। अब एक प्रश्न का उत्तर आप लोग देंगे कि वो अभी नेपाल का कौन सा एक ग्लेशियर है जिसे कहा गया कि भैया ये 2040 तक खत्म हो जाएगा, और 2024 में हमने पढ़ा था वो कौन सा देश है जहां पे जितने भी ग्लेशियर थे वो समाप्त हो गए, और इस तरह से ये पहला देश बन गया जिसके सभी ग्लेशियर समाप्त हो गए। तो ये दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, इंपॉर्टेंट है दोनों। हम अगला देखते हैं प्रश्न। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं? अभी राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 का आयोजन ये कहां पर किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भी कहा? भारत मंडपम में। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नेशनल ट्राइबल हेल्थ कॉन्फ्रेंस यानी कि राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 की। कहां पर? भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजन किया इसका हमारे जनजातीय जो मंत्रालय है और जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उन दोनों ने मिलकर के इसका आयोजन किया, जिसका उद्देश्य है भारत के आदिवासी समुदायों के सामने आने वाली गंभीर स्वास्थ्य और कल्याण चुनौतियों का समाधान करना। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी पांगसाउ दर्रा या पांगसाउ पास अंतरराष्ट्रीय महोत्सव ये कहां पे मनाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में ये मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के नाम पोंग में ये पांगसो दर्रा अंतरराष्ट्रीय महोत्सव मनाया जाता है। इसे या तो आप पांगसो दर्रा बोल दो या पान सोंग दर्रा बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो। ये जो दर्रा मतलब होता है अंग्रेजी में माउंटेन पास। ये जो माउंटेन पास है पान सोंग नाम से, ये भारत और म्यांमार की सीमा पर आपको मिलेगा। और इस दर्रे का नाम है ना, एक्चुअली में म्यांमार में एक गांव है पांगसो, उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया है। और एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था, वो मैंने आपको बताया था। पांगसो दर्रा ये भारत के अरुणाचल प्रदेश को किस देश से जोड़ता है? तो म्यांमार इसका आंसर होगा, ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी भारत सरकार ने किस वर्ष तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है? तो आप सबको पता है आंसर इसका हो जाएगा 2030। एक्चुअली में अभी जीआई समागम 2025 का आयोजन हुआ था नई दिल्ली में, वहीं पे ये इन्होंने लक्ष्य रखा है। और इस समागम का थीम वगैरह है, ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे जो केंद्रीय वाणिज्य वो उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, अभी उन्होंने इस सम्मेलन में, इस समागम में
ये घोषणा की कि भारत सरकार 2030 तक 10,000 उत्पादों को जीआई टैग दे देगी। अभी तक 605 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग आपको पता ही है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन अधिनियम है 1999 का, लागू हुआ 2003 में, पहला दिया गया 2004-5 में। दार्जिलिंग टी को, जो कि पश्चिम बंगाल की है, कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? 10 वर्षों के लिए, वापस से रिन्यू कराना पड़ेगा। भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री आपको मिलेगी चेन्नई तमिलनाडु में। तो ये सब बातें ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में देखो क्या पूछ रहे हैं कि भारत किस वर्ष मानव युक्त अंडर वाटर सबमर्सिबल लॉन्च करेगा? तो आंसर हो जाएगा इसका 2025 में ही, यानी कि इसी साल। हमारे जो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं, कौन? जितेंद्र सिंह, अभी उन्होंने घोषणा की है कि भारत 2025 में डीप ओशन मिशन के तहत समुद्र में 500 मीटर की गहराई में अपने पहले मानव युक्त अंडर वाटर सबमर्सिबल को लॉन्च करेगा। कितना उतारेगा? इस साल तो 500 मीटर ही उतारेगा, फिर अगले साल 6000 मीटर की गहराई तक हम इसको उतारने वाले हैं। और इसमें जो पनडुब्बी जाएगी नीचे पानी के अंदर, उसका नाम क्या है? मत्स्य 6000 उसका नाम है। 6000 इसीलिए नाम दिया क्योंकि हमें 6000 मीटर की गहराई तक जाना है। उद्देश्य है समुद्र की गहराई में अनुसंधान करना, और समुद्र के नीचे ये भारत का पहला मिशन होगा। इसमें 3 लोग बैठ करके जाएंगे। ये जो डीप ओशन मिशन है ना, ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने 2021 में लॉन्च किया था। कहां से? चेन्नई से लॉन्च किया था। और समुद्रयान इसी का हिस्सा है, जिसी के अंतर्गत ये पनडुब्बी जो मत्स्य 6000 इसे पानी में उतारा जाएगा। ये पनडुब्बी की भी बात कर ले, प्रश्न देखो कहीं से भी आ सकता है। सारे पॉइंट टू पॉइंट में आपको चीजें बता रहा हूं बिना बकवास किए, मतलब जो भी बातें बोल रहा हूं ना, वो एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। तो पनडुब्बी बनी है टाइटेनियम मटेरियल से, जिसका व्यास डायमीटर है 2.1 मीटर का। किसने बनाया इस पनडुब्बी को? चेन्नई में जो राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान है, उसने इसको डेवलप किया है। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में रखना। नीचे वाले पॉइंट तो गगनयान से है, वो मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया था डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में। और यहाँ हम, आप जानते हो, एक्स्ट्रा पढ़ते नहीं है, जो काम का होता है करंट अफेयर्स वही पढ़ते हैं। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन का आयोजन ये किस शहर में किया जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा गांधीनगर में। यह हम बात कर रहे हैं नेशनल गुड गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस की, राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन की। तो गुजरात के गांधीनगर में इसका आयोजन होगा। बस इतना सा आपको याद रखना है। गुड गवर्नेंस से याद आएगा, सुशासन से याद आएगा सुशासन दिवस। गुड गवर्नेंस डे जो कब मनाते हैं? 25 दिसंबर को। किनकी जयंती को? अटल जी की जयंती को। ये ध्यान में रखना। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के क्रिस्टल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो 3 जनों को सम्मानित किया गया, डेविड बेकम, डायन वॉन फर्स्टेनबर्ग और रिकेन यामामोटो को। तो अभी मैंने आपको बताया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 55वीं बैठक चल रही थी, वार्षिक बैठक दावोस स्विट्जरलैंड में, और वहीं पर अभी क्रिस्टल अवार्ड्स की घोषणा की गई। 3 जनों को मिल रहा है ये अवार्ड। इनके बारे में भी हल्का सा बता दूं। डेविड बेकम आप जानते ही हो, इंग्लैंड के फुटबॉलर हैं, और उन्हें यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर के रूप में बच्चों के जीवन को सुधारने में जो 20 सालों तक उन्होंने योगदान दिया अपना, उसके लिए सम्मानित किया जा रहा है। डायन वॉन फर्स्टेनबर्ग ये महिला है, बेल्जियम की है, उन्हें वुमेन्स राइट एंड जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देने में जो उन्होंने योगदान दिया उसके लिए मिल रहा है सम्मान। और रिकेन यामामोटो ये जापान के, इनका नाम आपने ऑलरेडी सुन रखा है। एनवायरमेंटल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ावा देने वाले इन्होंने जो आर्किटेक्चरल डिजाइन बनाए हैं, उसके लिए इनको सम्मान मिल रहा है। तो जो ये कौन सा सम्मान है? क्रिस्टल अवार्ड है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देता है, ये याद रखना। ये उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अपनी कला का इस्तेमाल दुनिया की स्थिति सुधारने के लिए किया हो। अवार्ड का नाम याद रखना, कौन देता है, किसे मिला, ये याद रख लो, सिंपल सी बात है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में आपको बता ही चुका हूं। तो अभी अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, वैसे ये इतना खास नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं कि अभी हिंदी भाषा की किस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए नॉमिनेशन मिला है। तो अनुजा इस मूवी का नाम है, फिल्म निर्माता है गुनीत मोंगा और प्रियंका चोपड़ा, और पिक्चर का नाम अनुजा है। अब इसको ऑस्कर 2025 में, और कौन सा नंबर का ऑस्कर है इस बार का? 2025 वाला 97 नंबर का है। तो इस मूवी को बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला है। और ये फिल्म जो अनुजा है, ये हिंदी भाषा में बनी अमेरिकन फिल्म है। इसके डायरेक्टर कौन है? एडम जे ग्रीव्स और सुचित्रा मट्टई है। इससे पहले भी हमने देखा था लापता लेडीज को भी इसके लिए मतलब ऑस्कर में अभी नॉमिनेट किया गया था फॉरेन फिल्म कैटेगरी में, लेकिन वो सूची से फिर बाहर हो गई है। अब देखते हैं अनुजा क्या होता है इसका। अगला देखते हैं हम प्रश्न। अब खैर पीछे वाला प्रश्न तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन ये महा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क कर लेना, सच्ची बता रहा हूं इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक तो नीति आयोग की ये सूचकांक है, लिस्ट है, और पहली बार इसे ये जारी कर रहा है। पहली बार राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, आप इसे बोलोगे, अंग्रेजी में बोलोगे फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025,
नीति आयोग ने जारी किया, एक तो ये याद रखना कौन जारी कर रहा है, कौन सा इंडेक्स है, ये दो शुरुआत में तो दो ही प्रश्न बन जाएंगे ये। और कौन टॉपर है ये पूछ रहा है, तो उड़ीसा इसमें टॉपर है। पूरी लिस्ट में आपको समझाता हूँ, बताता हूँ। तो हमने देखा नीति आयोग ने ये पहली बार राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया। किसकी तरफ मतलब ये जारी किसने किया, बनाया तो इसको नीति आयोग ने है, लेकिन इसको रिलीज किया है 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया ने। इसमें 18 राज्यों को शामिल किया गया है और इन 18 में जो टॉपर है वो उड़ीसा है। एक्चुअली में 18 राज्यों को भी 4 अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है। पहली से लेके 5वीं तक रैंक वाले जितने भी राज्य हैं, जैसे पहले पे उड़ीसा है, दूसरे पे छत्तीसगढ़ है, तीसरे पे गोवा है, चौथे पे झारखंड है, 5वें पे गुजरात है। अभी पीछे आपको लिस्ट दिखाऊंगा पूरी। तो पहले से लेके 5वीं तक रैंक वाले जितने भी आएंगे वो किस कैटेगरी में आएंगे, अचीवर कैटेगरी में। फिर 6 से लेके 10वीं तक रैंक वाले जितने भी राज्य हैं वो फ्रंट रनर कैटेगरी में है। फिर 11 से लेके 14 रैंक वाले परफॉर्मर कैटेगरी में है और फिर 15 से लेके 18 वाले सारे एस्पिरेशनल कैटेगरी में है। तो मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूं, कम से कम अपने अपने राज्यों का आप जरूर ध्यान रख लें कि कौन सी रैंक है और आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। ये 2 पॉइंट जरूर याद रख लेना। बाकी स्टार्टिंग के 3 और जो लास्ट में पंजाब है ये तो आप सबको याद रखना है। बीच वाले आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपना अपना राज्य जरूर याद रख लेना। जैसे कि आप बिहार से हो तो याद रखना कि हाँ भाई बिहार वाला तेरा है, क्योंकि आपके स्टेट वाले एग्जाम में ये आ सकता है, और किस कैटेगरी में आते हो ये ध्यान रखना। ठीक है। अभी अब नीति आयोग ने इसको जारी किया, इसके बारे में जान लेते हैं। पहले इसको योजना आयोग कहते थे, उसके स्थान पे इसको लाया गया जाता है 1 जनवरी 2015 को। फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री होते हैं भारत के वही है, तो अभी मोदी जी है। उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेरी और सीईओ BVR सुब्रमण्यम है। ठीक है, ध्यान रखना। ये अगला देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं, अभी पहला प्रौद्योगिकी संवाद, फर्स्ट टेक्नोलॉजी डायलॉग का आयोजन ये कहां पे किया गया, तो याद रखेंगे IISc बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया। बस इतना सा ही याद रखो, और ज्यादा इतना कोई खास नहीं है, लेकिन पहली बार है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखना इसको। टेक्नोलॉजी मंत्री कौन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो हमारे मिनिस्टर हैं, राज्य मंत्री हैं, जितेंद्र सिंह है। कई बार इनके बारे में अब तो हमने पढ़ लिया, डेली करंट अफेयर्स में बहुत चर्चा में रहते हैं, तो अब याद रखना इनका नाम। और वैसे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर कौन है हमारे, यानी कि हिंदी में आप बोलोगे क्या, प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार, तो अजय सूद है, इनका नाम भी याद रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी केंद्रीय वस्त्र मंत्री जो कपड़ा मंत्री हैं, इन्होंने, पहले तो बताओ कपड़ा मंत्री है कौन हमारे। तो अगर आपने हमारा कैबिनेट मिनिस्टर्स का जो मैंने ट्रिकी वीडियो आपको बना कर दिया था वो देखा होगा तो फटाक से आपको याद आ गया होगा। कपड़ा फट जाएगा, क्यों, क्योंकि वो गिर जाएंगे, इससे बन जाएगा गिरिराज सिंह। तो गिरिराज सिंह जी ने ही अभी कहां पर हथकरघा सम्मेलन, जिसको मंथन नाम दिया गया, इसका उद्घाटन कहां पे किया इन्होंने, तो याद रखेंगे आप, नई दिल्ली में। फिर अगले में पूछ रहे भी किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया, तो इसको लॉन्च तो हरियाणा ने किया है। अब इस एप्लीकेशन का मकसद क्या है ये हम देख लेते हैं। तो एक्चुअली में ये जो एप्लीकेशन है ना, सम्मान संजीवनी एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन महिला एवं किशोरी सम्मान योजना चलती है हरियाणा में, उसी के लिए इसको लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है इस ऐप का, कि लाभार्थियों तक योजना के लाभ की डिलीवरी को ट्रैक करना। एक्चुअली में ये जो योजना यहाँ पे चलती है, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना, इसके तहत 10 से लेके 45 आयु वर्ग की BPL महिलाओं और लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाते हैं। तो जब ये एप्लीकेशन अभी इन्होंने लॉन्च कर दिया, तो ये एप्लीकेशन सभी लाभार्थियों का डेटा एकत्र करेगा और मासिक जो लाभ होंगे उसको अपडेट करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। ये अगला देखते हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया आपके सामने, किसे ICC मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के लिए चुना गया। भारतीय का नाम है इसलिए इंपॉर्टेंट है। वो भारतीय कौन है, ऑप्शन भी तो सारे भारतीय वाले रख दिए, तो अर्शदीप याद रखना, अर्शदीप इसका आंसर होगा। और ICC अवार्ड्स की घोषणा कर दी गई है, इस बार 20वां संस्करण है। तो एक तो ये याद रखना, पुरुषों में मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अर्शदीप सिंह। वहीं महिलाओं में अगर बात करेंगे तो इसी कैटेगरी में, यानी कि ICC वुमेन्स T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया अमेली केर को, ये है न्यूजीलैंड की प्लेयर। दोनों के नाम याद रखना। इसके अलावा ICC टीम ऑफ द ईयर की भी घोषणा कर दी गई है, वो भी मैं आपको बता दूं, पुरुषों में और महिलाओं में दोनों में। तो पहले हम ये वाला देखेंगे क्योंकि इसमें भारतीय कप्तान है। ICC मेंस T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर में जो कप्तान है वो भारतीय है, कौन, रोहित शर्मा। इसके अलावा जो भारतीय है केवल वही मैं नाम आपको बता रहा हूं, और कप्तान के हर मैं नाम बता दूंगा। तो इसमें तो भारतीय कप्तान थे, बाकी इसके अलावा 3 और भारतीय हैं इस लिस्ट में, मतलब इस टीम में प्लेयर के रूप में, कौन, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह। उसके अलावा
मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में कप्तान कौन है? पैट कमिंस हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। बाकी 3 भारतीय हैं इस प्लेयर में, इसमें प्लेयर के रूप में 3 भारतीय हैं। कौन? यशस्वी जायसवाल, रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह। वहीं मेंस ओडीआई टीम ऑफ द ईयर में जो कप्तान है कैरिथ असालंका है श्रीलंका के। इस पूरी लिस्ट में, इस पूरी टीम में प्लेयर के रूप में एक भी भारतीय को नहीं लिया गया। ठीक है, तो बाकी अब महिलाओं का और देख लो कि आईसीसी वुमेन्स ओडीआई टीम ऑफ द ईयर में अगर पहले देखें हम कप्तान कौन है, तो कप्तान बनाई गई है लॉरा वॉलवार्डेट, ये साउथ अफ्रीका से हैं। 2 भारतीय हैं यहाँ पे, कौन? स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा। उसी तरह से आईसीसी वुमेन्स टी20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर, इसमें भी कप्तान वही है, लॉरा वॉलवार्ड, और साउथ अफ्रीका से आप जानते ही हो 3 भारतीय इसमें भी है, स्मृति मंधाना, ऋचा घोष और दीप्ति शर्मा। ठीक है, तो सारे मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट बता दिए, पूरा दिखा भी दिया लिस्ट। ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 हो चुके हैं। वुमेन्स कैटेगरी में आपसे पूछ रहे वुमेन्स सिंगल का टाइटल किसने जीता है, तो ये बिल्कुल नई खिलाड़ी है। मैंने आपने दोनों ने पहली बार इनका नाम सुना है। मेडिसिन कीज इनका नाम है और बड़ा आसान नाम है। इनके माँ बाप ने बड़ा आसान नाम रखा ताकि हमें मेहनत नहीं करनी पड़े। मेडिसिन कीज है ना, कीज से यानी कि चाबी से ऑस्ट्रेलिया को ओपन करो, उसमें से मेडिसिन निकालो और खा लो और जीत जाओ। वैसे इसमें कोई ट्रिक व्रिक हमें याद नहीं रखनी, बड़ा आसानी से याद हो गया। अच्छा, इन्होंने हराया किसको ये भी याद रखना, आरेना सबालेंका को हराया। और ये कहाँ की प्लेयर हैं? ये बेलारूस की। आपको याद होगा पिछले साल 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन सिंगल इन्होंने जीता था, लेकिन इस बार हार गई है बेचारी और मेडिसिन जीत गई है। ये कहाँ की है? ये अमेरिका की है। इनके देशों के नाम भी याद रखना मेरे भाई। अब आप मुझे बताओ इसमें मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अच्छा, अगला नहीं देखते, आज का सेशन ये यहीं पे समाप्त हो रहा है। ये 26 जनवरी तक के सारे इंपॉर्टेंट, कहां से लेके 22 जनवरी से लेके 26 तक के मैंने सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स करवा दिए। बाकी अगला वाला पार्ट आएगा इसका, जिसमें बाकी बचे हुए 5 दिन में आपको करवा दूंगा। उम्मीद करूंगा सेशन आपको पसंद आया। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने लिया, आपने देख लिया होगा, और किस तरह से मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो भी आपने देख लिया होगा। जो रेगुलर है उनको तो पता है, कोई नए स्टूडेंट है तो उनको बता रहा हूँ। तो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियोस को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर कर देना यार, और लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही। और हाँ, पद्म पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है और पद्म पुरस्कारों के ऊपर मैंने स्पेशली अलग से वीडियो बना दिया है, तो जाकर के उसे जरूर देख लेना जिस भी स्टूडेंट ने अभी नहीं देखा है, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेटली वहां से प्रश्न पूछा जाता है। अब ये शुरुआत में पद्म पुरस्कार आ गए ना, पूरे साल भर जितने भी एग्जाम होंगे ना प्रश्न पूछे जाएंगे, तो एक बार ही पढ़ के खत्म कर डालो उसे। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।